Hello and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar. Today's session covers the growth and development of the Indian national movement, that is evolution of Indian nationalism. This set is made of 15 objectives but of the utmost importance. It will be beneficial for any prestigious exams of India, and BPSC is not an exception. Now let's solve this set of modern Indian history. क्वेश्चन नंबर 1 देखें। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का बालक था और ब्रिटिश प्राधिकारों ने इसका हिंडोला प्रदान किया। किसने कहा? तो ये देखें ऑप्शन ए डी स्मिथ, आर कूपलैंड, जे आर सीले, एडविन बेवन। तो हिंडोला किसको बोलते हैं? क्रेडल को बोलते हैं, झूला को। बच्चे का जो झूला होता है उसको हिंडोला बोलते हैं। तो ऐसा किसने कहा भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आर कूपलैंड। बी होगा इसका आंसर। Indian nationalism was the child of the British Raj and British authorities blessed its cradle. आर कूपलैंड का कहना था, लेकिन ये उन लोगों का उपेक्षा से भरा हुआ सोच था भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में, और वे ये कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का एक अनचाहा बच्चा था जिसे जन्म के साथ भोजन देने से मना कर दिया गया और तत्पश्चात इसका गला घोटना चाहा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। राष्ट्रवाद वास्तविक रूप से केवल उपनिवेशवाद विरोधी है, किसका कथन है? तो ये देखें एडविन बेवन, पर्सिवल ग्रिफिथ्स, ए डी स्मिथ, जे आर सीले। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ये ए डी स्मिथ साहब का कहना था कि नेशनलिज्म इज रियली ओनली एंटी कॉलोनियलिज्म। ए डी स्मिथ का कहना था। आंसर इसका सी हो जाएगा। तीन नंबर देखें। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की दृष्टि निस्तेज, अपारदर्शी और किंकर्तव्य विमूढ़ थी। आंदोलन मुट्ठी भर पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय प्रबुद्ध वर्ग तक सीमित था। तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो चला डेवलपमेंट का फेज, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। तो आपको पता करना है कि ये किस अवधि का है। इस तरह का जो मूवमेंट का नेचर था कि आईएनसी का विजन जो था उस समय डीम था, वेग था और कंफ्यूज्ड था, और आंदोलन जो था वो मुट्ठी भर पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय इंटेलिजेंसिया तक सीमित था, कॉन्फाइंड था। तो ये देखिए 80 से 85, 1880 से 85, 1885 से 1905, 1905 से 1918, 1909 से 1919। तो ये जब आप फेज पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जो फेज चला, कांग्रेस उस समय आ चुकी थी। उसके बाद जो उसके फेज का अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से ये बढ़ा मूवमेंट, तो उसमें आपको पता चलेगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1885 से 1905। ये फेज 1 ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया अंडर आईएनसी था, मतलब कि कांग्रेस के अंतर्गत ये राष्ट्रीय आंदोलन जो था भारत में, उसके विकास का ये पहला फेज था 1885 से 1905। ये जो प्रबुद्ध वर्ग थे, इंटेलिजेंसिया जिसको बोलते हैं, ये वेस्टर्न लिबरल और रेडिकल थॉट से
इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया 1885 से 1905। चार नंबर देखें, पाश्चात्य साम्राज्यवाद को धराशायी करने के लिए कांग्रेस के भीतर कुछ प्रगतिशील तत्वों ने पाश्चात्य क्रांतिकारी विधियों को अपनाया। अब देखिए, वेस्टर्न इंपेरियलिज्म है, उसको लिक्विडेट करने के लिए, धराशायी करने के लिए कांग्रेस आईएनसी के भीतर ही कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव एलिमेंट सामने आए जो वेस्टर्न रिवॉल्यूशनरी मेथड्स को अपनाए। तो ये भी एक विकास का क्रम ही था मूवमेंट का, नेशनल मूवमेंट का। तो देखिए ये कब हुआ? 1885 से 1900, 1885 से 1905, 1905 से 1918, 1909 से 1919। तो ये हो जाएगा आपको 1905 से 1918 में ऐसा हुआ। ये फेज 2 है, फेज 2 ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया अंडर आईएनसी। इस फेज में कांग्रेस अपने लय में आया और इसका उद्देश्य क्या था, एम क्या था और स्कोप क्या था, क्षेत्र, उसमें वो बहुत इजाफा हुआ, विस्तार हुआ उसका। इसका उद्देश्य यानी एम था मानव का चौतरफा उत्थान, अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। और राजनीतिक मोर्चे पर इसका लक्ष्य, गोल क्या था? स्वराज या स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1905 से 1928, फेज 2। ये हो गया। 5 नंबर देखें, महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक असहयोग के भारतीय विधि द्वारा पूर्ण स्वराज्य या संपूर्ण आज़ादी की प्राप्ति कांग्रेस का उद्देश्य था। अब ये देखिए, ये थर्ड फेज में चला गया। इस तरह की बातें, गांधी जी का एंट्री मतलब समझ जाइए थर्ड फेज। तो फेज 3 है ये, मतलब नेशनल मूवमेंट इन इंडिया के डेवलपमेंट का तीसरा फेज है और ये अंतिम फेज है। अब देखिए, गांधी के नेतृत्व में ऐसा किया गया, नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेशन इंडियन मेथड का उपयोग करते हुए पूर्ण स्वराज या कंप्लीट फ्रीडम या इंडिपेंडेंस कहिए, उसकी प्राप्ति कांग्रेस ने अपना उद्देश्य बनाया गांधी जी की लीडरशिप में। तो ये देखिए कब होगा, थर्ड फेज कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा 1919 से 1947, यानी आंसर इसका डी होगा। छः नंबर देखें, स्टिमुलस रेस्पॉन्स विमर्श, स्टिमुलस रेस्पॉन्स डिबेट इसको बोला जाता है, के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रवाद पनपा। तो ये इस तरह का डिबेट होता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स नाम का। स्टिमुलस कहने का मतलब कि जो ब्रिटिश लोग यहाँ आए और यहाँ जो मॉडर्नाइजेशन का काम किए और उसमें फिर रेस्पॉन्स जो मिला वही स्टिमुलस रेस्पॉन्स हो गया, उसी पर डिबेट हुआ है। तो उसके अंतर्गत देखिए भारतीय राष्ट्रवाद कितना, कैसे ग्रो किया। ऑप्शन देखें, अंशतः औपनिवेशिक नीतियों के परिणाम के रूप में, पूर्णतः औपनिवेशिक नीतियों के परिणाम के रूप में, अंशतः औपनिवेशिक नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में, पूर्णतः औपनिवेशिक नीतियों के प्रतिक्रिया के रूप में। तो यहाँ देखिए ये 4 टर्म है, एक अंशतः है, एक पूर्णतः है, दूसरा औपनिवेशिक नीति है और फिर प्रतिक्रिया और परिणाम है। यही 4-5 टर्म है। तो ये जानना है। ये देखिए, ये भारतीय राष्ट्रवाद के पनपने में आंशिक रूप से कुछ कारक शामिल हुए हैं।
तो उन्हीं कारकों में से कुछ को सेट किया गया है इसमें। तो ये अंशतः वाला इसका आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन में जो भी है, अंशतः औपनिवेशिक नीतियों के परिणाम के रूप में। औपनिवेशिक नीति जो कॉलोनियल पॉलिसी चलाई गई भारत में, उसका जो ये हुआ रिजल्ट हुआ उसके रूप में। और फिर ये देखिए प्रतिक्रिया, औपनिवेशिक नीतियों के प्रतिक्रिया के रूप में। फिर रिएक्शन भी हुआ, तो उस रूप में ये इंडियन नेशनलिज्म पनपा, ग्रो किया। तो इसका आंसर ए और सी दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर कहाँ जाएगा, ई चला जाएगा। अब देखिए ये जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स डिबेट हुआ, ये परंपरागत भारतीय इतिहास लेखन यानी हिस्टोरियोग्राफी, जो ट्रेडिशनल इंडियन हिस्टोरियोग्राफी है, भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव और विकास की व्याख्या ब्रिटिश राज द्वारा जारी स्टिमुलस जैसे नए संस्थानों, नए अवसरों, संसाधनों आदि का सृजन स्टिमुलस हुआ, उसका भारतीय प्रत्युत्तर यानी रेस्पॉन्स के रूप में करता है। ये जो ट्रेडिशनल इंडियन हिस्टोरियोग्राफी है, इतिहास लेखन है। तो ये हो गया, ई हो गया आंसर इसका। ए और सी सही है, अंशतः वाला दोनों। 7 नंबर देगा, किसने भारत का वर्णन बिना किसी राष्ट्रीय एकता की सोच के साथ महज एक भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में किया? ये देखें, J.R. सीले, जॉन स्ट्रेची, आर कोपलैंड, एडविन आर्नोल्ड। तो इनका कहना था कि ये तो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है और यहाँ तो किसी भी रूप में नेशनल यूनिटी का सेंस ही नहीं है, ऐसा सोच किनका था? ये J.R. सीले साहब का सोच था ऐसा। आंसर पहले कर लेते हैं, J.R. सीले। अब देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश विद्वान और प्रशासक तो मानते ही नहीं थे कि भारत में राष्ट्रीयता की कोई सोच भी है। अब देखिए ये जो J.R. सीले साहब का ऐसा बयान आया है, ये 1983 में आया, यही हुआ 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। तो 1983 में J.R. सीले ने ऐसा कहा था। He described India as a mere geographical expression with no sense whatever of national unity, ऐसा इन्होंने कहा था। 8 नंबर देखें, भारत के बारे में सीखने के लिए पहला और सबसे आवश्यक चीज़ है कि भारत न तो है और न कभी था। ये बहुत एट्रैक्टिव ये सब स्टेटमेंट है जो भी आप अभी तक पढ़े और भी आगे पढ़ेंगे। तो देखिए ऐसा किसने कहा कि भारत तो है ही नहीं या कभी था भी नहीं? एडविन वेबन, एडविन आर्नोल्ड, जॉन स्ट्रेची, A.D. स्मिथ। कौन हो जाएगा इसका? ये जॉन स्ट्रेची का ऐसा सोच था। ये 1984 में जॉन स्ट्रेची जो एक पूर्व भारतीय लोक सेवक थे, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एल्यूमनी को ऐसा कह रहे थे कि दिस इज़ द फर्स्ट एंड most essential thing to learn about India, that there is not and never was an India। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जॉन स्ट्रेची। नाइन नंबर देखें, किसने भविष्यवाणी की थी कि भारत कभी भी एक एकीकृत राष्ट्र नहीं होगा? ये देखिए, जॉन स्ट्रेची, सर चार्ल्स ई ट्रेवलिन, टी.बी. मैकॉले, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
कौन ऐसा ये किए थे, फोरटेलिंग किए थे, ये भी इन्हीं का कहना था। वो आगे ऐसा ही का है कि भारत कभी भी एक एकीकृत राष्ट्र नहीं होगा। तो इसका आंसर भी जॉन स्ट्रेची होगा। इंडिया विल नेवर बिकम अ यूनाइटेड नेशन, ऐसा इन्होंने कहा था। 10 नंबर देखें, राजनीतिक रूप से सोच रखने वाले भारतीय बौद्धिक रूप से हमारे बच्चे हैं, किसके द्वारा ऐसा वर्णित किया गया? राजनीतिक रूप से सोच रखने वाले भारतीय बौद्धिक रूप से हमारे बच्चे हैं, किसके द्वारा ऐसा डिस्क्राइब किया गया? तो ये देखें, अब थोड़ा सा इन लोगों का सोच जो है चेंज होता है। जब 19वीं सदी के समापन दशक और 20वीं सदी के प्रथम दशक का ये पीरियड आया, तो जब ऐसा दिखने लगा कि राष्ट्रवाद अब ग्रो कर रहा है, पनप रहा है और शक्तिशाली हो रहा है, तब ब्रिटिश विद्वानों ने ऐसा अपना रवैया बदल लिया। जो पहले उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाते थे कि यहाँ तो कोई सोच ही नहीं है, ये तो कोई देश ही नहीं है, तो अब इस पीरियड में आके ये लोग अपना स्टैंड को चेंज किए, रवैया को बदले। और इसी क्रम में मोंटफोर्ड यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट था, उसके लेखकों ने श्रेय लेने का दावा किया कि ब्रिटिश शासन भारत में राष्ट्रवाद के उत्थान का अग्रदूत था। ब्रिटिश रूल वाज द हार्बिंगर ऑफ नेशनलिस्ट अपसर्ज इन इंडिया। तो ये देखें, ये मोंटफोर्ड रिपोर्ट था जिसमें ऐसा लिखा गया था। 10 का बी हो जाएगा। मोंटफोर्ड रिपोर्ट अर्थात मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 11 नंबर देखें, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में आंशिक रूप से निम्न कारक शामिल हैं। तो ये कहना सर्वथा उचित होगा कि भारतीय राष्ट्रवाद में आंशिक रूप से कई कारक निहित थे, शामिल थे। और देखें, ये ऑप्शन देखें, स्वनिर्धारण का अधिकार, राष्ट्रवाद की संकल्पनाएं, भारतीय पुनर्जागरण, भारत में आधुनिकीकरण। तो ये देखिए, स्वनिर्धारण का अधिकार यानी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये कहाँ से इनिशिएट हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ। इसका भी आंशिक रूप से, ये भी आंशिक रूप से एक कारक है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में, तो ये भी सही है, ए नंबर। अब देखें बी नंबर, राष्ट्रवाद की संकल्पनाएं। तो वर्ल्ड वाइड उस समय ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है, ये अपसर्ज कर रहा था, इसका अपसर्ज हो रहा था, यानी इसका उदय हो रहा था, उत्थान हो रहा था दुनिया भर में। तो उसका भी असर था यहाँ के राष्ट्रवाद पर, तो ये भी एक कारक हुआ, ये भी सही है। सी देखें, भारतीय पुनर्जागरण, इंडियन रेनेसां, तो इसका परिणाम भी एक कारक था। इसका जो रिजल्ट इंडिया में आया, तो वो भी एक कारक बना। चौथा देखें, भारत में आधुनिकीकरण, तो ये ब्रिटिशों के द्वारा शुरू किया गया मॉडर्नाइजेशन था, तो ये भी एक कारक था। तो इस तरह से चारों कारक इसमें शामिल हैं। इसके अलावे भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध जोरदार प्रतिक्रिया भी एक कारक है। तो इस तरह से इसके चारों ऑप्शन सही हैं और इसका आंसर ई चला जाएगा। ऑल आर करेक्ट। 12 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन देखें, आधुनिकीकरण का डोज यानी खुराक प्रशासन के औपनिवेशिक स्कीम का एक आवश्यक घटना नहीं थी। ये गलत है, इसमें अगर आप नहीं हटा देते हैं तो ये सही हो जाएगा।
तो इस तरह से ऑप्शन ए गलत हो गया। बी नंबर देखें, साम्राज्यवादी ब्रिटेन ने मौर्यों और मुगलों से भी बड़ा राज्य सृजित किया। ये बात सही है, क्योंकि साम्राज्यवादी ब्रिटेन जो था संपूर्ण भारत जीत चुका था। नॉर्थ में हिमालयाज से लेकर दक्षिण में केप कमोरिन तक, ईस्ट में आसाम से लेकर वेस्ट में खैबर दर्रा तक इसका अधिकार हो चुका था। तो ये सही है बी नंबर, कि मौर्यों और मुगलों से भी बड़ा राज्य ये क्रिएट कर चुका था, कर लिया था। सी देखें, इंडियन प्रोविंस अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थे। ये गलत है, अप्रत्यक्ष के जगह यहाँ प्रत्यक्ष होगा। इंडियन प्रोविंस डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर था। डी नंबर देखें, इंडियन स्टेट प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थे। ये भी गलत हुआ, यहाँ प्रत्यक्ष के जगह अप्रत्यक्ष होगा। इंडियन स्टेट जो है इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर था। तो इस तरह से सी, डी और ए गलत होता है इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन सेट किया गया है, और बी सही होता है। बी आंसर सही है इसका। तेरह नंबर देखें, अवैयक्तिकता इम्पर्सनालिटी को ब्रिटिश प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताया। किसने ऐसा कहा? पर्सिवल ग्रिफिथ्स, एडविन वेबन, एडविन आर्नोल्ड, ए.डी. स्मिथ। तो कौन वहाँ से थे जो इम्पर्सनालिटी को मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का? तो ये और कोई नहीं बल्कि पर्सिवल ग्रिफिथ्स थे। आंसर इसका ए हो जाएगा। ब्रिटिशों ने भारत में एक अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया था, ये तो सभी जानते हैं। और फिर ये जो इम्पर्सनालिटी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी अवैयक्तिकता ब्रिटिश प्रशासन का, उससे क्या से है? इससे आशय यही है कि प्रशासन का मौलिक चरित्र नहीं बदलता है। भले ही शीर्ष प्रशासक अपना पद छोड़ दें, फिर भी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का फंडामेंटल कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होता है। टॉप एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हो सकते हैं, ये चेंज नहीं होगा। टॉप एडमिनिस्ट्रेशन करने का मतलब जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, वायसराय, ये सब। और ये भी आप लोग जानते होंगे कि भारत में पहले जो भी साम्राज्य थे उसमें भी ऐसा ही नियम था, हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। तो 13 का ए हुआ आंसर। 14 नंबर देखें, ब्रिटिश राज एक स्टील फ्रेम की तरह था जो भारत के क्षतिग्रस्त शरीर को आंतरिक विकास के क्रमबद्ध प्रक्रिया तक जोड़े रखा। किसने कहा? ब्रिटिश राज एक स्टील फ्रेम की तरह था। तो ये देखें, एडविन आर्नोल्ड, एडविन बेवन, पर्सिवल ग्रिफिथ्स, आर कूपलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा एडविन बेवन, बी हो जाएगा। और देखिए, ये उस समय प्रशासनिक एकीकरण का भी कई क्षेत्रों में बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट था। जैसे भारत के सभी हिस्सों में आईसीएस द्वारा जिला प्रशासन का प्रबंधन करना, एकीकृत न्यायिक ढांचा और संहिताबद्ध नागरिक और आपराधिक कानून अर्थात आईपीसी और सीआरपीसी। इससे क्या हुआ? राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक एकता में नए आयाम जुड़े। तो ये आंसर इसका बी हो गया। 15 नंबर देखें, भारत में रेलवेज का निर्माण शुरू हुआ। ये तो आप लोग सभी कोई जानते होंगे, लेकिन हिस्ट्री में भी इसको पढ़ना है। इसमें भी एक काउज है,
तो देखें 30 के दशक में, 40 के दशक में, 50 के दशक में, 60 के दशक में, तो इसका आंसर सी होगा 50 के दशक में, 1950 के दशक में, 1950s। और कुछ से अधिक, यानी कि अगर और दूसरी बातों को अगर छोड़ दें तो मोटा मोटी रेलवेज का जो विकास हुआ देश को एकीकृत करने के लिए ही हुआ था। और ये 1880 तक लगभग 8500 मील रेल ट्रैक बन चुके थे और फिर इसी का विस्तारीकरण होते होते 1900 ईस्वी तक 25,000 मील रेल ट्रैक बनकर तैयार थे। और देखें आधुनिक परिवहन के साधनों का जो प्लांट डेवलपमेंट था उसके पीछे कुछ निहित कारण थे, जैसे कि प्रशासनिक सुविधा की आवश्यकताएं, नेसेसिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस, सैन्य प्रतिरक्षा के विचार, कंसिडरेशंस ऑफ मिलिट्री डिफेंस, आर्थिक वेधन के लिए पुरजोर अनुशंसा, अर्ज फॉर इकोनॉमिक पेनेट्रेशन, और वाणिज्यिक दोहन, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सब था। इसमें कुछ काउज था रेल के निर्माण में। तो भी अगर ये सब ब्रिटिश मंशा को अगर छोड़ दें तो रेल पूरे देश को यूनाइट करने का काम किया। इन दिस वे दिस सेट कंक्लूडेड वेल। हाउ डू यू फील सॉल्विंग दिस सेट? आई वांट टू नो via your comments. Be mindful and knowledge catcher. Many more such sets to be brought at the Career Shaper. No need to worry. Thanks.